स्वागत है आप सबका रिफ्लेक्स बायोलॉजी क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसमें हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद और उर्वरक डालने की बात करेंगे हम लोग। तो द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग हैं तो हमें अगर अच्छे से ग्रो होना है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम जो नॉर्मल फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, उससे हम अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। उसके अलावा भी हमें क्या होता है एक्स्ट्रा कुछ, जैसे मान लो हम कह सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर मान लो ज़्यादा वीकनेस है तो आप डॉक्टर के पास जाके जो फूड सप्लीमेंट वगैरह होते हैं या टॉनिक वगैरह लेते हैं जिससे हमारा अच्छी पावर बढ़ सकती है, वो भी ले सकते हैं। तो इसी प्रकार क्रॉप से कोई अच्छे से ग्रो करवाना है तो क्या होता है कि उसको जो नेचुरल न्यूट्रिएंट वगैरह तो मिल रही हैं जो सॉइल के द्वारा, उसके अलावा भी हमें क्या करना पड़ता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना चाहिए। तो अब देखते हैं भूजो क्या कह रहा है। आई सा ए हेल्दी क्रॉप ग्रोविंग इन ए फार्म, कि मैंने एक हेल्दी क्रॉप ग्रोविंग होते देखी फार्म के अंदर। इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। और पास वाले खेत में ही फार्म में क्या हुआ, जो प्लांट्स थे वो वीक थे, कमज़ोर थे। तो बुझो जानना चाहता ऐसा क्यों, एक में अच्छे ग्रो कर रहे हैं एक में वो वीक हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप्स। तो रूट्स के द्वारा क्या करता है प्लांट, जो भी होता है अपने सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब करता है, इसका मतलब सॉइल के द्वारा होता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। तो कह रहे हैं ये जो प्लांट्स होते हैं इनको सारी जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो सॉइल के द्वारा मिलता है। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर फार्मर जो होते हैं एक क्रॉप के बाद दूसरे क्रॉप क्या करते हैं, उनके अंदर ग्रो करते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। तो कंटिन्यू क्रॉप के बाद क्रॉप लगाने से क्या होता है कि जो फील्ड है उसको कभी खाली नहीं छोड़ा जाता या बिना खेती के नहीं छोड़ा जाता, जिससे क्या हो कि वो वापस रीजनरेट हो सके, वापस उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह फिल हो सके। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। तो सोचो ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन द सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अगर कंटिन्यू फार्म के अंदर क्रॉप लगाई जा रही है तो सॉइल के अंदर क्या हो जाएगी, न्यूट्रिएंट की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। अब सॉइल के अंदर तो क्या हो गई कि जो न्यूट्रिएंट थे कमी हो गई, लेकिन अब किसान या फार्मर चाहता है कि ना वो बीच में अपने फार्म को क्या सीजन में कोई खाली भी नहीं छोड़ना चाहता है, कंटिन्यू ग्रो कराना चाहता है। तो फिर वो क्या करता है, एक्स्ट्रा मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या करता है, यूज करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। तो इस प्रोसेस कहते हैं खाद डालना। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। तो अगर इम्प्रॉपर ढंग से हो, इनसफिशिएंट मैन्योर हो, सही ढंग से ना हो, या जितनी मात्रा में उनको आवश्यकता हो उससे कम मिल जाए, इनसफिशिएंट हो, तो उससे भी प्लांट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक रह जाते हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज। तो मैन्योर जो है क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिनको हम लोग क्या जो एनिमल और प्लांट हैं उनके डेड पार्ट वगैरह है या फिर उनके वेस्टेज हैं, काउ डंग वगैरह है, उन सब से बनाया जाता है। तो इसलिए क्या हो गया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया। फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट इन द पिट्स एट ए ओपन प्लेस एंड अलाउड टू इट टू डिकम्पोज। तो फार्मर वगैरह क्या करते हैं कि प्लांट और एनिमल का जो भी वेस्ट होता है या हमारे होम का वेजिटेबल वगैरह वेस्ट है उन सबको एक पिट्स, एक बड़े से खड्डे के अंदर क्या हो देते हैं, ओपन प्लेस के अंदर डाल देते हैं और अलाउ इट टू डिकम्पोज। उसको क्या होता है, डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कोज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सॉइल के अंदर वो क्या बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये प्रोसेस वो करते हैं। मतलब कहने का मतलब जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, उनको तोड़ने का जो प्रोसेस है, ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस है, वो सारा काम कौन करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ए ऑर्गेनिक मैन्योर। तो देखो हम जो यूज ले रहे थे एनिमल वेस्ट प्लांट, वो भी क्या था, लिविंग बॉडी से आ रहा कहीं ना कहीं से, और उनको जो डिकम्पोजिशन करने का वाला वो भी कौन थे,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार ये जो हमें मटेरियल मिला है मैन्योर, वो कैसा मैन्योर हो गया, ऑर्गेनिक मैन्योर हुआ। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्ट इन क्लास 6, और क्लास 6 में हमने वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ा ही। एक केंचुआ, सामान्य से केंचुआ खाद कहते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी ना पिट्स वाले, पिट्स खोदो, उसके अंदर बहुत सारा एनिमल वेस्ट या प्लांट वेस्ट उसके अंदर डाल दो, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रूप में या कह सकते हैं दूसरे एनिमल, जैसे मान हमने अर्थवर्म उसके अंदर छोड़ दिया है, केंचुआ, तो उससे जो भी वो मैन्योर बनेगी, जो खाद बनेगी, उसको हम कहेंगे वर्मी कंपोस्ट, मतलब हिंदी में कहते हैं केंचुआ खाद। चलिए अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 1.2 की। टेक ए मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। तो इसका मूंग और जो चना वगैरह है उनके सीड्स लीजिए, उनको जर्मिनेट करवाइए। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग आउट ऑफ दिस, और उनमें से 3 सेम साइज के हमें सीडलिंग जो जर्मिनेट हुए हैं सीड से, उनको हमें लेना है। नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, और 3 सेम टू सेम क्या लेने, ग्लासेस हमें लेने हैं। मार्क देम ए बी सी, और उन पे चिन्ह लगा दो ए बी और सी। 2 ग्लास ए, एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद ए लिटिल काउ डंग मैन्योर। तो उसके जो पहला सीडलिंग है उसके अंदर हम जो हम लिया है, पहला जो ग्लास लिया उसके अंदर जो क्या डालेंगे हम लोग, सॉइल के साथ डालेंगे लिटिल काउ डंग। और इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद ए लिटिल यूरिया। और सेम जो पल्ला है दूसरा हमारा ग्लास बी, उसके अंदर सॉइल के साथ क्या डालेंगे हम लोग, कुछ यूरिया मिलाएंगे। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग, और सी के अंदर सिर्फ सॉइल डालनी है, उसके अंदर और कुछ भी मिक्स नहीं करना है। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम। और फिर क्या करना है, उन सब के अंदर सेम वाटर डाल दो, और जो हमने 3 सीडलिंग छांटे थे स्टार्टिंग में इस एक्टिविटी में, वो क्या उनके सब के अंदर एक एक डाल देना है। कीप देम इन ए सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली, और उनको क्या कर दो, उनको सेफ जगह में रख दो, जिससे मान लो कोई एनिमल वगैरह है कोई खाए नहीं उनको, और डेली उनको वाटर देते रहें। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, और 7 to 10 days के बाद हमें क्या देखनी है, उनकी ग्रोथ को। ऑल द प्लांट्स इन द ऑल ग्लासेस ग्रो एट ए सेम पेस। तो इसमें कह रहा है जो हमने 3 ABC ग्लास लिए और उनके 3 सीडलिंग डाले थे, क्या वो तीनों के अंदर सेम पेस, सेम स्पीड, सेम गति से बढ़े थे। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो इन तीनों में से जिसमें डंग, एक में डंग डाला हुआ काउ डंग वगैरह, एक में यूरिया डाला हुआ, एक में कुछ नहीं डाला हुआ, सिर्फ सॉइल है, तो बताओ तीनों में से बेटर कौन सा ग्रो करता है। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टर, सबसे फास्ट किस में ग्रो, बेटर ग्रोथ भी किस में होती है और फास्टर ग्रोथ हमें किस में होती है पता चल जाएगा। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो इसमें देखो सेकंड में बी में हमने यूरिया यूज़ किया था। यूरिया एक क्या फर्टिलाइज़र है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजर की डेफिनेशन दे रखी है, केमिकल है। तो फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, तो वो उसी न्यूट्रिएंट के बनाए जाते हैं जिस न्यूट्रिएंट की क्या होती है, हमारे प्लांट के अंदर या क्रॉप के अंदर क्या होती है, कमी होती है। तो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज, तो इनको हम कैसे मैन्योर से अलग क्यों है, एक तो मैन्योर था हमने पढ़ा था कि पिट के अंदर खड्डा खोद के उसके अंदर डाल दिया जाता है तो बन जाता है काउ डंग हो गया, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट वगैरह। लेकिन इनको क्या होता है, हम लोग घर पे नहीं बना सकते, इनको हम बनाया जाता है फैक्ट्रियों में। सब एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर यूरिया, अमोनियम सल्फेट्स, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पेडी एंड मेज। तो किसी प्रकार का क्रॉप ले लो, चाहे पेडी, मेज, कोई भी हो, अगर हम उससे चाहते हैं अच्छी ग्रोथ हो तो हमें क्या फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे तो उससे बेटर यील्ड मिलेगी, अच्छी प्रोडक्शन मिलेगा। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सोयल लेस फर्टाइल। लेकिन अगर हम लोग बार बार और ज़्यादा मात्रा में अगर मान लो फर्टिलाइजर का यूज़ किया जा रहा है तो हमारी सोयल को क्या बना दिया जाएगा, वो इनफर्टाइल बना देगा या लेस फर्टाइल बना देगा, कम उपजाऊ कर देगा। उसका सिंपल सा रीज़न है कि जो फर्टिलाइज़र वगैरह जो होते हैं वो क्या, जो न्यूट्रिएंट वगैरह है उनको जो ऑब्टेन करने की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बढ़ा देते हैं। स्पीड तो बढ़ गई तो वो क्या करते हैं कि जो भी एक तो जो न्यूट्रिएंट है वो अंदर उसके केमिकल वगैरह जो है फर्टिलाइज़र में है वो तो है ही है, इसके साथ साथ वो क्या करता है सोइल के अंदर वाले जो भी न्यूट्रिएंट है उनको अच्छी स्पीड से, बहुत स्पीड से क्या करते हैं, उनको वो ऑब्टेन करते हैं या कह सकते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं रूट के द्वारा।
लेकिन वो जिस स्पीड से वो प्लांट एब्जॉर्ब कर पाता है उस स्पीड से क्या होती है कि हमारे जो सोयल है उसको क्या करती है वापस रिटेन या रिप्लेनिश वापस उसको बना नहीं पाती, मेक नहीं कर पाती है, तो हमारी जो सोयल है वो क्या हो जाती है लेस फर्टाइल हो जाती है। कहने का मतलब फर्टिलाइजर के द्वारा जो प्लांट है उनको ऑब्टेन करने ग्रहण करने की पावर ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हमारी सोयल की स्पीड तो पहले जैसी रहेगी, इससे क्या हो जाती है सोयल लेस फर्टाइल हो जाती है। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो फर्टिलाइजर के अंदर क्या होते हैं ऐसे मटेरियल मिलते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि जब वाटर के अंदर मिल जाते हैं तो वो हमारे क्या करते हैं वाटर पोल्यूशन का रीजन भी बन जाते हैं। देयरफॉर इन द ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इसलिए हमें क्या है अगर सॉइल का मेंटेन बनाए के रखना है वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर बाय ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। तो अब देखो अनबायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उसके अंदर, वो हमारे नेचुरल के अब पोल्यूशन कर रहा है, वाटर पोल्यूशन कर रहा है, या फिर वही पार्ट अगर मान लो हमारी बॉडी के अंदर भी जा रहा है किसी द्वारा वाटर के थ्रू क्रॉप्स के थ्रू, तो वो एज हार्मफुल इफेक्ट हो गया। तो इसलिए हमें इनको क्या करना चाहिए कम से कम यूज करना चाहिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो इससे हमें क्या इसका जो दूसरा सब्स्टिट्यूट है मतलब उसकी जगह दूसरा काम आने वाला जो भी मटेरियल है हमें उस पर क्या करना चाहिए फोकस करना चाहिए। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है अपने पास मेन्योर खाद, जो ऑर्गेनिक मेन्योर है उस पर हमें क्या करना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन है कि हम अपनी जो भी क्रॉप लगाते हैं तो क्रॉप के बाद क्रॉप ना लगा क्या हो कुछ समय के लिए हमारे एक सीज़न के अंदर क्या करें हमारे फील्ड को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाए अनकल्टिवेटेड, जिससे क्या हो कि सोयल को टाइम मिल जाए उनको वापस जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह कम हो गए उनको वापस क्या हुआ मेक करने का बनाने का टाइम मिल जाए। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉयल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो हम मैन्योर का अगर यूज़ करते हैं तो उससे हमारी सॉयल का टेक्सचर वगैरह है मतलब सॉयल की जो क्वालिटी है वो तो बढ़ती है, साथ साथ में इसको जो वाटर रिटेनिंग वाटर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है। इट रिप्लेसेस द सॉयल विद द ऑल द न्यूट्रिएंट्स। और मैन्योर क्या करती है जो भी सॉयल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं उन सबको क्या करती है वापस पूर्ति कर देती है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉयल विद द न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। तो दूसरा मेथड एक और है हम जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि फर्टिलाइजर का यूज़ भी कम करें और हमारा सॉयल भी क्या हो अच्छी फर्टाइल बनी रहे, तो उसका तरीका है क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। तो इसका क्रॉप रोटेशन का मतलब सिंपल सा होगा कि हम जो भी क्रॉप वगैरह लगा रहे हैं वो अल्टरनेटली लगाएं, मतलब एक के बाद दूसरी फसल दूसरी के बाद तीसरी के बाद वापस फर्स्ट वाले, ऐसे अल्टरनेटली अलग अलग एकांतर। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज अ फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। तो कह रहे हैं स्टार्टिंग में जो फार्मर थे वो नॉर्दर्न इंडिया वाले, वो कह रहे हैं उत्तर भारत वाले, तो वो ऐसा करते थे सबसे पहले क्या करते थे लेग्यूम वाली जो फसलें होती थी उनको एज ए फॉडर जो चारे के रूप में काम होती उनको ग्रो कराते थे एक सीज़न में, और दूसरे सीजन में क्या कराते थे वीट को ग्रो कराते थे। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। इससे क्या हो जाता है कि सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन की कमी है वो क्या हो जाए, जो वीट वगैरह है वो नाइट्रोजन यूज ले लेता था, और आगे वो जब लेग्यूम जैसे लगेंगे तो लेग्यूम क्या करता था वापस नाइट्रोजन को बना देता था, उससे लेग्यूम जो प्लांट्स वगैरह हैं वो, तो इससे हमारे सॉइल के अंदर क्या होती है नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है। लेकिन आजकल आपको पता है ह्यूमंस वगैरह है या हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा पैसे के लालच में या फिर वो नहीं चाहता कि उसकी इनकम एक साल तो अच्छी हो 2 साल कम हो, तो फिर वो कंटिन्यू ऐसी फसल ग्रो करवाना चाहता है जो क्या होती है कि उसके लिए तो अच्छी है इकोनॉमिक रूप से तो, लेकिन वो क्या हो जाता है कि हमारी सॉइल को क्या कर देता है लेस फर्टाइल कर देता है। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। तो हमें क्या है जो फार्मर्स हैं उन सबको क्या करना चाहिए ऐसा जो मेथड है लेग्यूम्स वाला उसके बाद वीट वापस लेग्यूम, तो ऐसे जो मेथड उनको क्या करना चाहिए इनक्रेज करने के लिए करना, मतलब क्या है ना उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, या गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्कीम निकालनी चाहिए कि जिससे क्या हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इनक्रेज हो। और एज ए ह्यूमन्स लेवल पे नेचर वाइज हमें भी इस बारे में क्या होना चाहिए सेल्फ अवेयर होना चाहिए। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। These are present in the nodules of the roots of leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen. तो ये जो पिछली क्लास में मतलब मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ,
कि जो इन्वायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन आपको पता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट के अंदर नाइट्रोजन है, लेकिन उस गैस को हम लोग डायरेक्टली क्या कभी यूज़ नहीं कर सकते एज ए एनिमल्स वगैरह, तो हम उनको प्लांट के थ्रू लेते हैं। तो प्लांट भी क्या करते हैं, उनको भी डायरेक्ट यूज़ नहीं ले सकते, तो उनको क्या कुछ ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ता है नाइट्रोजन को, जिससे क्या वो प्लांट वगैरह यूज ले सकें। तो ये एक बदलने का काम जो करते हैं वो है हमारे बैक्टीरिया, इनका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, और ये पाए जाते हैं जिन प्लांट के रूट्स में पाए जाते हैं, उन प्लांट को कहा जाता है लेग्यूमिनस प्लांट। और ये हम पिछले बात कर रहे हैं, इसीलिए क्या करते हैं, इनका काम हो गया देखो एट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब देख लेते हैं टेबल 1.1 में अंदर डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो फर्टिलाइजर और मैन्योर, उर्वरक और खाद के अंदर पीछे क्या अंतर है। तो फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक सॉल्ट, तो हम लोग बात कर चुके हैं। जो मैन्योर होता है वो कम्प्लीटली क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, क्योंकि वो एनिमल वेस्ट है या प्लांट वेस्ट है, उन सब से क्या होता है मिलकर बनाया जाता है और नेचुरल सब्सटेंस है। लेकिन जो फर्टिलाइजर है वो किससे बनाया जाता है, फैक्ट्रियों के अंदर केमिकल से बनाया जाता है। सेकेंड है फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, यस ये हमें बात कर, ये भी फैक्ट्री में बनता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, तो ये दोनों जगह हम अगर चाहे फैक्ट्री में बनाया सकता है, और लेकिन आसानी से हम लोग इसको फील्ड के अंदर भी क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, तो फर्टिलाइजर में किसी तरह का क्या होता है, ह्यूमस सॉइल को नहीं मिलता है। मैन्योर प्रोवाइडेड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, तो मैन्योर के अंदर खूब सारा क्या होता है, सॉइल को ह्यूमस मिलता है। फोर्थ है फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, तो ये सबसे बड़ी खूबी है जिसके कारण फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जिस न्यूट्रिएंट की कमी होती है उस न्यूट्रिएंट का हम फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं, चाहे नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो या पोटेशियम हो। लेकिन मैन्योर के अंदर ये कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज होगा, इसकी कमी हो गई, जिसके कारण से थोड़ा कम यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये हम लोग नेचुरली बनाते हैं ना, तो हम लोग इसको जो इसके अंदर है सब्सटेंस वो है, इसका ऐसा कोई स्पेशल नहीं कह सकते इसके अंदर वो ज़्यादा हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के ज़्यादा कारण क्या होता है कि फर्टिलाइजर यूज़ किया आज से जाता है। एडवांटेज ऑफ मैन्योर, अब देख लेते हैं हम लोग मैन्योर के लाभ क्या है, हम लोग खाद वगैरह यूज़ करते हैं उसकी। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर, दिस इज बिकॉज, अब क्यों बेटर है ये भी देख लो। फर्स्ट है इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, तो हमारी जो वाटर सोइल की जो वाटर कैपेसिटी है वो क्या करता है, इनहेंस करता है, बढ़ाता है मैन्योर। सेकेंड इट मेक्स द सोइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी, तो ये हमारे सोइल को क्या आता है, पोरस बनाता है, छिद्रित बनाता है, जिससे क्या हो गैसों का एक्सचेंज क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, तो ये मैन्योर है, नेचुरल सब्सटेंस है, तो इसलिए क्या होता है कि जो माइक्रोब्स हैं, स्पेशली फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, उनकी संख्या क्या होती है, ग्रो करती है। एंड इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सोइल, तो ये जो सोइल का टेक्सचर है, क्वालिटी है, ऊपर से कलर वगैरह जो है उस सब को क्या करता है, वो इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है इरिगेशन। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव, ये तो हम सभी जानते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स है, एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, कुछ भी अदर एनिमल जो भी, उन सबको जीने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट के जो सारे पार्ट्स हैं, सीड्स हो, फ्लावर हो, फ्रूट्स, उन सबको अगर अच्छे से ग्रोथ करवानी है तो उनके वाटर की नीड रहती है। Water is absorbed by the plant roots along with water, minerals and fertilizer also absorbed. Plant contain nearly 90% water. तो ये तो पता ही है, मोस्टली हमारी बॉडी के अंदर जो होता है पानी होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर 70 से 80% क्या वाटर है, इसी प्रकार प्लांट के जो मोस्टली देखो 90% क्या उसके अंदर वाटर है। तो वो रूट्स के द्वारा क्या करता है, जैसे मान रूट के साथ वाटर को एब्जॉर्ब करता है, उनके साथ साथ ही वो फर्टिलाइजर वगैरह मैन्योर उन सबको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। Water is essential because germination of seed does not take place under dry conditions. तो water essential है, सही बात एकदम। तो germination of seed होता है, seeds का जो अंकुरण होता है उस पानी के बिना क्या वो पॉसिबल नहीं है। तो germination के लिए बहुत सारी कंडीशन होती है, टेम्परेचर हो गया, फेवरेबल टेम्परेचर, सनलाइट वगैरह, एयर, वाटर, इनमें से एक वाटर भी कंडीशन है। न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्ट टू इच पार्ट ऑफ द प्लांट, तो
प्लांट के सारे पार्ट के अंदर जो न्यूट्रिएंट पहुंचते हैं वो किसके थ्रू पहुंचते हैं? प्लांट के वाटर के द्वारा ही पहुंचते हैं। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। तो वाटर देखो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ क्या करता है? प्लांट को फ्रोस्ट और हॉट एयर करंट, पाला वगैरह पड़ता है और गर्म हवाएं चलती है, उनसे भी क्या करता है? ये बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर रेगुलरली। तो हमारे सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर वगैरह है, नमी को अगर कंटिन्यू बनाए रखना है तो हमें क्या है? वाटर की जो कंटिन्यू सप्लाई है वो फील्ड के अंदर बनाए रखनी जरूरी है रेगुलरली। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। दिस इज डेफिनेशन ऑफ इरीगेशन। इरीगेशन की परिभाषा देखो, द सप्लाई ऑफ ए वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। तो एक डिफरेंट समय अंतराल के बाद में वाटर सप्लाई जो की जाती है उसको क्या कहते हैं? इरीगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। तो कह रहे हैं कि जो इरिगेशन की जो टाइम और फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है क्रॉप टू क्रॉप। किसी को मान लो नीड ज़्यादा है, किसी को कम है। सॉइल टू सॉइल ये भी हो सकता है कि सॉइल के अंदर ऑलरेडी वाटर ज़्यादा हो तो उसको कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए। एंड सीजन टू सीजन, तो अलग अलग सीजन के अंदर वाटर की कैपेसिटी जो नीड है वो भी अलग अलग हो सकती है। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटर इज़ हायर। तो गर्मियों के अंदर क्या है? कह रहे हैं कि वाटर की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है? हायर रहती है, नीड ज़्यादा रहती है। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। क्या इसका कारण ये हो सकता है कि उस समय जो गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो आप बताइए, तो उसमें जो इवापोरेशन होता है, जो वाटर प्लांट के जो एरियल पार्ट है उनसे क्या होता है कि जो वाटर होता है वो वेपर बन के ऊपर उड़ता रहता है फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। स्पेशली लीव से ज़्यादा होता है और सॉइल से ही होता है, तो एक कारण ये हो सकता है। अब देखते हैं कि बुझो क्या कह रहा है। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट। तो कह रहे हैं मैं इस बार जिसके घर में गार्डन लगता है तो ये कह रहे हैं जब गार्डन में प्लांट को वाटरिंग करूँगा तो इस बार मैं बहुत ध्यान रखूँगा। लास्ट समर में माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। तो कह रहे पिछले गर्मियों में मेरे प्लांट जो थे क्या सूख गए थे और वो मर गए थे बेचारे ना। तो ये भी सही बात है कि हमें इस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन, द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल। तो इसके इरिगेशन के सोर्स क्या है देख लो। एक तो वेल्स कुएँ हैं, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स या तालाब वगैरह, लेक्स, रिवर्स एंड डैम्स और कैनाल्स, नहर वगैरह जो है ये सब इनके सोर्स हैं। हर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हमने बात की कि दो तरह के मेथड आते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड, एक मॉडर्न मेथड। तो फर्स्ट हम देखते हैं इरिगेशन का ट्रेडिशनल मेथड कौन सा था। वाटर अवेलेबल इन द वेल्स, लेक्स एंड कैनल इज लिफ्टेड बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इनटू द फील्ड्स। तो पुराने ज़माने की बात करें, एंशियंट टाइम, आज की यूज करता है बहुत जगह, ऐसी बात नहीं है जहाँ वाटर ये मॉडर्न टेक्निक पूरी तरह पहुँची नहीं है या जिनका फील्ड थोड़ा छोटा है साइज़ में, तो वो ये तरीके वेल से, टेक लेक से या कैनाल से क्या होता है पानी अलग अलग तरीक़ों से बाहर निकालते हैं और फील्ड के अंदर यूज करते हैं। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज इन द दिस मेथड। तो इसके अंदर हम लोग या तो कैटल का या ह्यूमन लेबर, ह्यूमन की मेहनत भी क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। सो दीज मेथड आर चीपर बट लेस इफिशिएंट। तो इसलिए क्या है कि जो मेथड है चीपर तो है, सस्ते तो हैं, लेकिन लेस इफिशिएंट है। क्योंकि मान लो अगर खेत बहुत ज़्यादा बड़ा हो, इसकी लंबाई चौड़ी बहुत ज़्यादा हो, ज़्यादा हेक्टर में फैला हो, तो वहाँ पे ह्यूमंस के द्वारा हम लोग फिर लेबर भी ज़्यादा लगेगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग आपको पता है टाइम सेविंग, लेबर सेविंग करने वाले चाहते हैं, तो ये तरीका लेस इफिशिएंट है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज, तो चलो तुम देख लेते हैं कौन कौन से पुराने तरीके हैं ट्रेडिशनल जो परंपरागत हैं हमारे। एक हो गया मोड, फोटो वगैरह आपको दिख रही है, चैन पंप, डेकली, रैट, लीवर सिस्टम। Pumps are commonly used for lifting water, diesel, biogas, electricity and solar energy used to run the pumps। तो हम लोग पंप्स भी आजकल यूज लेने लगे हैं पानी को खींचने के लिए। तो उसके अंदर डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी भी आजकल यूज़ की जाती है इसको पंप को रन करने के लिए। बात कर लेते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली।
तो जो मॉडर्न मेथड है हम लोग अगर उनको यूज़ किया जाए हमारे तरीके से, तो हम लोग पानी को इकोनॉमिकली मतलब हम लोग वाटर वेस्ट नहीं करेंगे, सेव होगा हमारा पानी उसके। द मेन मेथड यूज आर एज फॉलोज। तो देख लेते हैं कौन कौन से हमारे मॉडर्न मेथड हैं। सबसे पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम, हिंदी में जिसको कहा जाता है फव्वारा पद्धति। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है किसके लिए, जहाँ पे अनइवन लैंड हो, जो ज़मीन उबड़ खाबड़ हो, ऊपर नीचे हो, और वहाँ पे सफिशिएंट वाटर क्या अवेलेबल भी ना हो। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, पाइप परपेंडिकुलर लगाए जाते हैं एक दूसरे के साथ, और उसके ऊपर क्या होता है, एक पाइप जो निकला हुआ होता है उसके ऊपर लगी होती है जो पार्ट है उसको कहा जाता है नोजल्स। आर जॉइंट टू मेन पाइपलाइन आर रेगुलर इंटरवल। तो उनको एक मेन पाइपलाइन होती है जिससे क्या होता है वाटर सप्लाई होता है, उनसे जुड़े हुए रहते हैं। या फोटो वगैरह हम देख सकते हैं आराम से यहाँ पे। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzle। तो पीछे जो मेन पाइप उसके अंदर पानी होता है वो क्या, वो हाई प्रेशर के साथ छोड़ा जाता है। तो फिर हाई प्रेशर से पानी आता है और नोजल के ऊपर क्या करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो उससे नोजल के ऊपर क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। एंड इट गेट्स स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप्स एज इट इज रेनिंग। तो फिर जैसे नोजल पे प्रेशर पड़ता है तो पानी क्या होता है, ये स्प्रिंकलर के रूप में, मतलब एक फव्वारे के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकलता है, जैसे लग रहा है बारिश हो रही हो। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। तो ये सबसे अच्छा काम आता है कहाँ पे, आपका सैंडी सॉइल के अंदर। हाँ, अगला सिस्टम है हमारा ड्रिप सिस्टम, जो सबसे ज़्यादा आजकल इकोनॉमिक है, सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो पानी होता है सीधा जो वाटर प्लांट की रूट्स होती है, क्योंकि आपको पता है वाटर वगैरह जो एब्जॉर्ब करने का काम है वो रूट्स करती है। तो सीधा रूट्स के अंदर क्या होता है, सप्लाई होता है सीधे एज ए ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसलिए इस सिस्टम का नाम क्या दिया हुआ है, ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर द वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। तो कह रहे हैं फ्रूट प्लांट्स है, गार्डन्स है, ट्रीज, उनके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है। द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो इसके अंदर पानी वगैरह जो होता है वो क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप उनको सप्लाई की जाती है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। उसके अंदर पानी बिल्कुल भी क्या होता है, वेस्ट नहीं होता है। जैसे हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम में कर रहे हैं, उसमें अंदर क्या होता है कि पानी जैसे फव्वारा से वो बाहर निकला स्प्रिंकलर नोजल से, तो कुछ पानी तो वहाँ ऊपर गिरेगा, तो कुछ पानी तो क्या होगा, ज़मीन के ऊपर जो गिरेगा खुले में होगा वो तो क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, वेपोराइजेशन हो जाएगा कुछ पार्ट। तो उससे क्या होगा, वो तो हमारा पानी वेस्ट हो गया, और कुछ पानी क्या कर लेता है, सोयल या रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट रूट को सप्लाई की जाती है, इससे क्या हो जाता है पानी के बिल्कुल वेस्ट। इट इज़ ए बून इन ए रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। तो ये उस जगह के लिए वरदान है जहाँ पे पानी क्या है, बहुत कम है। स्पेशली जो हमारे डेजर्ट जो एरिया हैं, राजस्थान वगैरह है, तो वहाँ तो एकदम स्पेशली बहुत अच्छा तरीका माना जाएगा। जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो अब हमारी जो क्रॉप्स है उसको हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, किससे, वीड्स से। तो बुजेंट पहली वेंट टू ए नियर बाई वीट फील्ड एंड सॉ दैट देयर वर सम अदर्स प्लांट्स इन द फील्ड। तो वहाँ गए, उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ और प्लांट भी क्या थे, जैसे मेन क्रॉप तो ग्रो हो रही थी, उसके साथ साथ और भी क्रॉप क्या हो रही थी, ग्रो हो रही थी, कुछ और प्लांट भी लगे थे। तो पूछो क्या कह रहा है, हैव दिस अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पजली। तो ये जो दूसरे वाले जो प्लांट्स हैं, जो मेन क्रॉप के अलावा अदर प्लांट जो लगे हुए हैं, क्या उनको भी हमने किसी पर्पज से यहाँ ग्रो करवाया या लगाया गया है। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो कह रहे हैं इसकी फील्ड के अंदर बहुत सारे क्या है, अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं। अनडिजायरेबल मतलब जिसको हमने ग्रो नहीं करवाना था लेकिन वो ग्रो हो गए हैं। तो ऐसे सारे क्रॉप्स क्या कहलाते हैं, वीड्स कहलाते हैं। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। हिंदी में इनको कहा जाता है खरपतवार। तो ये हमारे काम के हैं नहीं, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इनको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। हमारे वीड्स को, हमारी जो क्रॉप्स है उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग।
तो जो वीड्स है उनको हटाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। तो वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crops plants for water nutrients space and light। तो अभी कह रहे हैं वीडिंग नेसेसरी है, आवश्यक है, ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी जो मेन क्रॉप है उसके पास ही कौन सा हो गया, दूसरा पौधा हो गया। जब मेन क्रॉप के पास दूसरा पौधा हो गया तो वो जो आप सबको पता है सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। तो हमारी मेन जो क्रॉप प्लांट है उनके साथ जो ये बाकी जो प्लांट्स हैं वीड्स वगैरह हैं वो भी क्या करने पर कंपटीशन देने लग जाते हैं। मतलब जो चीज़ उनको चाहिए, आप पता है प्लांट को सब चाहिए, वाटर वगैरह हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, सब चाहिए। तो फिर वो क्या होता है, हमारी जो मेन क्रॉप है उसको क्या कंपटीशन करने लग जाता है। हो सकता है कि वो ज़्यादा ग्रास वगैरह जो है, वीड्स वगैरह ज़्यादा ग्रो करवा ले या ज़्यादा उनको यूज ले ले, तो फिर हमारी जो मेन प्लांट है वो क्या रह जाएगा, वीक हो जाएगा। तो वो सब में क्या कहता है, टक्कर देता है, वाटर में भी, न्यूट्रिएंट्स में भी, स्पेस में भी और लाइट में भी। तो दस द अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। इस प्रकार जो कंपटीशन देने लग जाएगा तो वो भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेगा और ये भी कर लेगा। तो हमारी मेन क्रॉप्स उसको अगर मान लो कम मिलता है तो उससे हमारी जो ग्रोथ है क्रॉप की वो क्या हो जाएगी, अफेक्ट होगी। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन द हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और कुछ ऐसे जो है हार्वेस्टिंग के समय भी क्या करते हैं, इंटरफेयर कर देते हैं, हार्ड हो जाए, कठिन हो जाए, कटिंग में प्रॉब्लम आ जाए। और कुछ पॉइजनस वगैरह हो सकते हैं जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों के लिए पॉइजनस हो सकते हैं। फार्मर्स अडोप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। तो फार्मर को क्या करना पड़ेगा, उनको रिमूव करना ही पड़ेगा। तो वो बहुत सारे तरीके क्या करना था उनके लिए अपनाता है। टिलिंग बिफोर सोविंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच मे दे ड्राइन अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। ये सबसे तरीका आपने जो स्टार्टिंग पढ़ा था, फर्स्ट जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो जब हम उसमें टिलिंग वगैरह करते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि जो भी क्रॉप्स के साथ वो उन्हीं वाले वीड्स हैं, तो वीड्स क्या हो जाएगी, उसके सारे वो रूटिंग अप रूटिंग मतलब रूट से ही तो कट जाएगी और सारी जो वीड्स है वो क्या हो जाएगी, किल हो जाती है। फिर वो धीरे धीरे सूख जाती है और सूख के क्या हो जाती है, हमारे सॉइल के अंदर मिल जाती है। तो फिर हमारे लिए वो क्या बन जाती है, फिर मैन्योर बन जाती है। तो फिर हमारे लिए वो यूज़फुल है। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। तो अगर मान लो हमें वीड्स प्लांट के साथ ग्रो कर ही गई है तो हमको रिमूव करना है, तो रिमूव करने का सबसे जो बेस्ट टाइम है वो कौन सा है, जब क्या हो, वो प्रोड्यूस कर रहे हो क्या, फ्लावर्स और फूल, फ्लावर्स और सीड्स। उससे पहले हमें उनको क्या करना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो सबसे तरीका जो मैनुअल रिमूवल है, सामान्य तरीका हम जैसे करेंगे, उसका क्या है, फिजिकल रिमूवल है। फिजिकल का मतलब उनको बाहर से हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, वो टाइम टू टाइम, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर जैसे बाहर आई हमने उसको क्या कर दिया, वहाँ ऊपर वाला जो भी पार्ट है, एरियल पार्ट है उसका हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। तो ये स्टार्टिंग हम देखा और आप लोगों ने देखा भी होगा, नॉर्मल जो खुरपी होती है उससे ये किया जाता है। एज सीड ड्रिल इज आल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। तो एक सीड ड्रिल है, इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं जब वीड्स को क्या करना होता है, अपरूट करना होता है, जड़ के साथ उखाड़ना होता है। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स लाइक 2,4-D। तो अभी हमने देखा मैनुअल तरीका जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक तो लेबर भी ज़्यादा लगता है और प्लस ये होता है कि वो कुछ समझ ऊपर से काटा है हमने, पूरे रूट तो उखाड़े नहीं उसकी। तो रूट नहीं उखाड़ने से क्या होता है कि वो वापस वीड्स क्या हो जाती है, ग्रो कर जाती है। तो प्लस वो आपको पता है टाइम सेवर तो है नहीं, वो टाइम हमारा टाइम भी यूज लेता है, बार बार मेहनत करनी पड़ती है। तो लेबर और टाइम दोनों को बचाने के लिए आजकल हम लोग यूज़ लेते हैं, कुछ केमिकल यूज़ करते हैं जिनको कहा जाता है वीडिसाइड्स। जैसे एग्जांपल दे रखा है 2,4-D। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। तो इसको भी क्या कहा जाता है, इन केमिकल को पूरे खेत के अंदर स्प्रे किया जाता है। तो जिससे क्या होता है, हमारी मेन क्रॉप को तो कोई हार्म नहीं होता, लेकिन जो वीड्स है उन सबको क्या हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। दे डू नॉट द डैमेज द क्रॉप, दे द वीडिसाइड्स डाइल्यूट विद द वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रे इन द फील्ड विद ए स्प्रेयर। तो वीडिसाइड को हम लोग वाटर के साथ मिक्स करते हैं, डाइल्यूट करते हैं और जितना हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार, और पूरे फील्ड के अंदर क्या होता है, जो स्प्रेयर है
हमारी जो मशीन्स हैं उसके द्वारा स्प्रेयर के द्वारा क्या कर दिया जाता है, उनको स्प्रे कर दिया जाता है, छिड़काव कर दिया जाता है। अब बुजो के दिमाग में देखो, दिमाग की बत्ती जल्दी उसको एक सवाल पूछा उसने, डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग टू द वीडिसाइड स्प्रेयर। तो कह रहा है जो स्प्रेयर पर्सन है, जो स्प्रे करने वाला आदमी है, इंसान है, कोई भी है, तो उस इंसान पे क्या वीडिसाइड्स हैं वो कोई इफेक्ट डालते हैं, कोई प्रभाव डालते हैं क्या। यस, तो आप सिंपल से समझ जो जहाँ केमिकल यूज आता है ना, तो केमिकल जब प्लांट पे डाल सकता है तो ह्यूमंस पे या अदर एनिमल्स पे क्यों नहीं डाल सकता। एज ऑलरेडी मैंशन्ड द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लोरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन। तो कह रहा है कि हमें जो भी हैं फ्लोवर वगैरह जो निकलते हैं, क्रॉप वगैरह के सीड्स वगैरह निकलते हैं, बनने से पहले हमें क्या करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। सो दे शुड यूज दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली। तो हमें क्या है, जो केमिकल है उनको बहुत सावधानी पर यूज करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग दिस केमिकल। तो इस प्रकार हम जो भी अगर मान ली केमिकल वगैरह वीडिसाइड वगैरह इनको जब स्प्रे कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। नोज और माउथ वगैरह है, आइज़ वगैरह है, इन सब को हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। नोज़ वगैरह और माउथ को अच्छे से कपड़े से ढक लेना चाहिए। आइज़ के लिए हम लोग स्पेक्टल्स वगैरह, चश्मे वगैरह जो है, आई ग्लासेस वगैरह यूज कर सकते हैं। अगली हमारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। तो ये भी इम्पोर्टेंट, सारे इम्पोर्टेंट टास्क है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो जब हमने सारी एक्टिविटी कर ली, पानी वानी इरिगेशन कर दिया, तो फसल जब पक जाती, कहने का मतलब उसके अंदर पूरी ग्रो कर जाएगी, तब उसको जो कटाई वाला प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है, हार्वेस्टिंग कहा जाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। तो हार्वेस्टिंग करने में या तो हम कह सकते हैं कि उसको पुल्ड आउट पूरा से रूट सहित खींच लें, या फिर उसको ग्राउंड के पास से क्या कर लें, कट कर ले जाए। इट यूजली टेक्स 3-4 months टू फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मेच्योर। तो मोस्टली एक जो सीज़न है इसमें सीरियल्स जो दानेदार अनाज वाली है, तो 3 से 4 महीने के अंदर क्या होता है, वो मेच्योर हो जाती है, फिर उसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज इधर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। तो अभी वन बात की थी, वही एक ट्रेडिशनल मेथड होगा या फिर एक होगा मॉडर्न मेथड। तो ट्रेडिशनल जो मेथड है या जो काफ़ी समय से चले आ रहे हैं, तो वो है कि हम बाई मैन्युअली करते हैं, जिसमें से जो सिक्कल होता है, ये फ़ोटो देख सकते हैं, जिस हंसिया कहते हैं हम लोग, उसको हैंड के द्वारा पकड़ के क्या होता है, इंसान खुद ही क्या करता है, क्रॉप को कट करता है। या फिर एक आजकल मशीन आ गई कटिंग करने के लिए, हार्वेस्टर, जो लेबर और टाइम दोनों सेव करती है, तो उसको हार्वेस्टर के द्वारा यूज़ करते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप्स द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। तो फसल कटाई करने के बाद में हमें जो फसल की जो मेन पार्ट है वो है सीड्स, उसकी नीड होती है। तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, जो ग्रेन से क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो सीड्स फ्रॉम द चाफ, तो चाफ से क्या है, उनको अलग करना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेसिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन, विच इज इनफैक्ट ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेसर। तो आजकल जैसे हमें पहले फसल कटिंग करी तो हार्वेस्टर चाहिए, उसके बाद उसमें जो सीड वगैरह बाहर निकालना, उसके लिए हमें थ्रेसर चाहिए। तो इन दोनों मशीनों को अलग अलग यूज़ किया जा सकता है, या फिर आजकल ऐसे मशीन आ गई जिन दोनों मशीन, एक मशीन ये दोनों का काम करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, फिर कंबाइन मशीन का। ठीक है, इसके अंदर हार्वेस्टर भी होता है और थ्रेसर भी होता है। ये फोटो आपको दिख रही है। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स stubs are left in the field which are burnt by farmer. Paheli is worried, she knows that is cause pollution. It may also catch fire and damage the crops lying in the fields. तो जब फसल कटाई कर ली जाती है तो उसका कुछ पार्ट जो होता है क्या पीछे रह जाता है, जिनको स्टब कहा जाता है। तो फिर वो स्टेप को क्या किसान क्या करते हैं, किसान को पता अगर स्टेप को हम निकालेंगे, लेबर यूज़ करेंगे तो थोड़ा इकोनॉमिकली वगैरह भी चार्ज लगता है, लेबर लगता है, टाइम लगता है। तो किसान क्या करते हैं, उस सिस्टम को क्या कर देते हैं, पूरे के साथ जला देते हैं, बंद कर देते हैं। तो पहले क्या हो रही इस बारे में चिंता कर रही है, वो कह रही जब मान लो स्टोव वगैरह हम जब उसको जलाएंगे तो जलाने से बहुत सारा क्या होगा, हाल तो स्मोक बनेगा, तो धुआं बनेगा,
तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन होगा। इट में आल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड, तो उसके आसपास अगर मान लो खेत के अंदर जो क्रॉप्स वगैरह है उसको क्या आग भी पकड़ सकता है, वो हमारे डैमेज भी कर सकता है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोविंग, तो जिनका खेत बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं या जिनकी मान लो फसल की जो अमाउंट है, कहने का मतलब क्वांटिटी जो है वो क्या है, कम है, तो फिर वो किसान क्या होते हैं कि थ्रेशर वगैरह हार्वेस्टर यूज़ नहीं करते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, सिंपल सा प्रश्न बताते हैं, विनोइंग कहते हैं जिनको। यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 6, ये भी आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हो। अगला अपना प्रोसेस है स्टोरेज। जब हमने फसल काट ली, हार्वेस्टिंग कर ली, उसमें सीड वगैरह बाहर निकाल लिया, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर ओपनली खुला तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमें एनिमल से या इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है जैसे रेन हो गई, टेम्परेचर हो गया या तूफान वगैरह आते हैं, उन सब से हमें क्या करना है, उनको सेव करना है। तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क, ये भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है। इफ द क्रॉप्स ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेव फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रेड्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो अगर हमें जो भी क्रॉप ग्रेन्स वगैरह है उनको अगर लंबे समय तक रखना है तो उनको क्या रखना चाहिए, सेफ रखना पड़ेगा, किससे, मॉइस्चर से, इंसेक्ट से और रेड से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर, तो जितनी ज़्यादा फ्रेश क्रॉप होगी उसके अंदर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा मॉइस्चर होगा। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाई ऑर्गेनिजम्स लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, तो अगर कह रहे हैं हम बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाले या फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप्स वगैरह है, ग्रेन्स है, उनको अगर सीधे ही हमने क्या कर लिया, अगर उसको स्टोर कर लिया तो हो सकता है कि वो मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण क्या हो सकता है कि स्पॉइल्ड हो सकती है, ख़राब हो सकती है, या फिर उनके ऊपर क्या हो सकते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ऊपर अटैक कर सकते हैं। Hence before storing them the grains are properly dried in the sun to reduce द मॉइस्चर इन दैम, तो इसलिए अगर मान लो फसल को स्टोर करना है तो उससे पहले उनको अच्छे से ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है सनलाइट में। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेट्स एंड बैक्टीरिया एंड फंजाई, तो जितना ज़्यादा मॉइस्चर कम होगा उससे क्या होगा, इंसेक्ट है, ये बैक्टीरिया वगैरह फंजाई, उनका अटैक नहीं होगा। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन द जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स, तो फार्मर के पास आपको पता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होती है, क्रॉप्स वगैरह, सीड्स वगैरह होती है, तो वो फिर उनको क्या करते हैं, जूट बैग वगैरह या जो मेटालिक बीन्स है, बड़े बड़े जो मेटल्स के बने हुए बर्तन वगैरह हैं, उनके अंदर क्या करता है, वो इकट्ठे करता है। हावे लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट लाइक रेड्स एंड इंसेक्ट, तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि जो बड़े अगर लेवल पर स्टोर किया जाता है, मान लो बहुत ज़्यादा हो रही है, क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, तो उनको हमें जूट बैग्स और मेटल बीन से भी बड़े बड़े स्टोरेज में यूज़ करना पड़ेगा, जिनको कहा जाता है सिलोज और ग्रेनरीज। तो वहाँ पे क्या हो सकता है, बहुत बड़े होते हैं, प्रोटेक्शन भी अच्छी होती है, उनको रेड से, इंसेक्ट अच्छे से बचाया जा सकता है। फोटो में देख सकते हो सिलोज है कितना साइज़ बड़ा है, कितना अच्छा, बहुत खूब बड़ा है इसका, तो यहाँ पे रेड और इंसेक्ट क्या होते हैं, अच्छे से बचाव हो जाता है। या फिर ग्रेनरीज है जिसमें सामान्य गोदाम वगैरह बोलते हैं, अनाज का गोदाम वगैरह है, तो वहाँ पे भी क्या है, तो इनको सारी प्रोटेक्शन मिलती है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, तो अगर हम लोग घर पे फूड को स्टोरेज वगैरह कर, नीम स्टोरेज कर रहे हैं, तो उनके अंदर नीम की पत्तियाँ, सूखी नीम की पत्तियाँ रखी जा सकती है। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जो बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं, सिलोज वगैरह हैं, तो वहाँ पे आपको पता है कि नीम की पत्तियाँ तब रख भी नहीं सकते, तब पॉसिबल भी नहीं होता है, तो फिर उनके अंदर एक स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है, जिससे क्या होता है कि पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उनसे पूरी तरह से क्या होता है, प्रोटेक्ट वो रहते हैं। एक्टिविटी 1.3 का मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीटेड, तो कुछ इसमें मिल्क प्रोडक्ट लिखने हैं, उनके सोर्सेज लिखने, जैसे मान लो मिल्क लिखा है तो आप और भी लिख सकते हो, चपाती लिख सकते हो, वेजिटेबल लिख सकते हो, फ्रूट लिख सकते हो, और कुछ आपका मीट वगैरह है वो लिख सकते हो, तो उनको बताओ आप कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड, यस,
विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। तो ये हमें पता ही है हमें जो फूड मिलता है या तो एनिमल से मिल सकता है या फिर प्लांट से मिल सकता है। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज आर कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। तो जो कोस्टल एरिया के पास रहते हैं, समुंदर के आसपास वाले एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, फ़िश वगैरह इजीली अवेलेबल होती है, खूब सारी अवेलेबल होती है। तो वहाँ के जो मेन डाइट है उनके अंदर उनका जो फ़िश है वो बड़ा पार्ट के रूप में शामिल होता है। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो पिछले क्लास में, मतलब पिछली क्लास से छोटी क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि हमें जो खाना मिलता है वो प्लांट के पार्ट से मिलता ही है। ये पता है एनिमल्स और प्लांट दो से मिलेगा हमको। We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing etc. तो हम लोगों ने देख ली कि एक फार्मर जब क्रॉप प्रोडक्शन करता है तो उसको बहुत सारी क्या करनी पड़ती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सिमिलरली एनिमल रेड एट ए होम इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर, केयर। व्हेन दिस इज डन ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये आपको बता रहा है कि जो जिस प्रकार हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए इतनी एक्टिविटीज़ का, इस प्रकार कुछ हम जो एनिमल्स वगैरह हैं वो भी हम अपने होम या फार्म्स के अंदर क्या कर सकते हैं, उनको रेयर कर सकते हैं। तो उनको हम क्या करेंगे, अच्छा प्रॉपर फूड प्राप्त करेंगे, देंगे, शेल्टर देंगे या केयर करेंगे। तो व्हेन दिस इज डन ऑन ए लार्ज स्केल, तो अब यही काम अगर जो बड़े स्तर पर हो गया, बड़े लेवल पे हो गया, तो इसको हम कहेंगे पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। पहले क्या करिए, फिश इज ए गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी। तो फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। हाँ, फिश का जो मान लीजिए फूड प्रोडक्ट के रूप में क्या होती है, अच्छी है, ये सॉफ्ट होती है और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है, तो ये एक अच्छा फूड माना जाता है। और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, इसके अंदर खूब सारा प्रोटीन होता है फिश के अंदर। वी गेट कोड लिवर ऑयल, तो एक मछली है फिश, तो जिसका लिवर ऑयल मिलता है उसके अंदर क्या होता है, खूब सारा विटामिन डी होता है। तो इस लेसन के अंदर हमने जाना कि एक किसान जो होता है, एक फार्मर जो होता है, कितनी मेहनत करता है फसल को ग्रो करवाने के लिए। अलग अलग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। हर प्रैक्टिस के दो तरीके हैं, एक तो ट्रेडिशनल तरीका है और एक हमारा मॉडर्न मेथड है। तो मॉडर्न मेथड हम इसलिए यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि लेबर और टाइम का क्या हो, सेव हो। आपके कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो, अगर आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं आपकी जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।